स्वागत है इस नए एनालिसिस में। आज हम एक ऐसे संगठन के 100 साल के सफर को डिकोड करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। दुनिया के इस सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन का इतिहास क्या रहा है, बिना किसी राय या पक्षपात के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर आज हम इसकी विकास यात्रा का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम आरएसएस की शुरुआत से लेकर उसके इस विशाल स्ट्रक्चर, जमीनी स्तर पर किए गए सामाजिक कार्यों, इतिहास से जुड़े बड़े विवादों और अंत में इसके गहरे राजनीतिक दर्शन तक का सफर तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की। किसी भी बड़े संगठन की जड़ें हमेशा उस दौर की परिस्थितियों में ही छिपी होती हैं, और इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 1925 में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद था। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो पहले कांग्रेस से जुड़े थे, वो खिलाफत आंदोलन के समर्थन को राजनीतिक तुष्टीकरण मानते थे। इसी असहमति ने इस नए संगठन की नींव रखी, जिसकी कमान आगे चलकर 1940 में एमएस गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी भी कहा जाता है, उनके हाथों में आई। अब दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुई थी। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में अपने ही घर से इस पहल की शुरुआत की थी, और तब उनके साथ मुश्किल से 12 लोग मौजूद थे। लेकिन यही वो पल था जिसने आगे चलकर एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क का बीज बो दिया। अब चलिए 1925 के उन 12 लोगों के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आज इस संगठन का संगठनात्मक ढांचा आखिर कितना विशाल हो चुका है। ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है। आज की तारीख में दुनिया भर में इस संगठन की छतरी के नीचे 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, 1 करोड़! ये आंकड़ा इसे विश्व स्तर पर एक बिल्कुल अलग मुकाम पर ला खड़ा करता है। और ऐसा नहीं है कि ये दायरा सिर्फ महाराष्ट्र या भारत के कुछ राज्यों तक सीमित है। इसका विस्तार अब बहुत आगे जा चुका है। आज की स्थिति ये है कि दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में संगठन की 57,000 से अधिक शाखाएं एक्टिव रूप से चल रही हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम सिर्फ रोजमर्रा की भागीदारी की बात करें तो हर दिन भारत के छोटे बड़े कस्बों और 60,000 से ज्यादा गांवों में 50 लाख से अधिक सदस्य इन शाखाओं में हिस्सा लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े स्केल को मैनेज कैसे किया जाता है। इसका जवाब है एक बेहद सख्त और 11 स्तरों वाली पदानुक्रमित यानी हायरार्किकल संरचना। जैसा कि साफ देखा जा सकता है, ये स्ट्रक्चर सबसे ऊपर केंद्र से शुरू होता है और बिल्कुल जमीनी स्तर पर स्थानीय शाखा तक पहुंचता है। इसी व्यवस्था के जरिए सब कुछ संचालित होता है, और इन शाखाओं को ही संगठन का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। ये दिन और सप्ताह के अलग अलग समय पर लगती हैं, जैसे सुबह, शाम या रात। इनमें सिर्फ शारीरिक अनुशासन जैसे योग, सूर्य नमस्कार या लाठी प्रशिक्षण ही नहीं होता, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक विषयों पर गहरी चर्चाएं भी होती हैं। यहीं पर असल में स्वयंसेवकों को वैचारिक रूप से तैयार किया जाता है। अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब वक्त है उन सामाजिक हस्तक्षेपों और राहत कार्यों पर नजर डालने का जो इस संगठन ने दशकों के दौरान जमीनी स्तर पर किए हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो राष्ट्रीय संकट के समय स्वयंसेवक कई बार आगे आते दिखे हैं। 1947 में कश्मीर विलय का समय हो, 1962 के युद्ध में सेना की मदद हो, या फिर 1965 के युद्ध में रसद पहुंचाना और भारी मात्रा में रक्तदान करना। इन्हीं सब योगदानों की वजह से 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3,000 आरएसएस सदस्यों को मार्च करने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया था। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी से लेके सुनामी जैसे प्राकृतिक संकटों में भी संगठन का अहम रोल रहा है। इतिहास का एक और बहुत ही दिलचस्प और अक्सर कम याद किया जाने वाला किस्सा है अगस्त 1954 का, जब स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली की मुक्ति के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने पुर्तगाली सेना को पीछे धकेलते हुए वहां भारतीय तिरंगा फहराया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इतना व्यापक विस्तार बिना किसी बड़े टकराव के संभव नहीं है, और यही पॉइंट हमें संगठन के उस इतिहास की ओर ले जाता है जो हमेशा गहरे विवादों के केंद्र में रहा है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ साफ करती है।
भारत सरकार ने 3 अलग-अलग बड़े राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बाद इस संगठन पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। सबसे पहला बैन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगा, फिर 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और आखिर में 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद। हर बार संगठन को कड़ी कानूनी और राजनीतिक जांच से गुजरना पड़ा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमेशा उठता रहा है वो है ध्वज को लेकर। आलोचक लगातार इस बात पर कड़ा ऐतराज जताते हैं कि संगठन भारतीय तिरंगे के ऊपर अपने भगवा ध्वज को प्राथमिकता देता है। कई लोगों का यह भी तर्क है कि यह एक दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रतीक है, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल विचार को कमजोर करता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आज भी भारी बहस होती है। तो आखिर इन सब बातों का क्या मतलब है? इस संगठन को पूरी तरह से डीकोड करने के लिए हमें इसकी मूल दर्शन और उन राजनीतिक शाखाओं को समझना ही होगा जो इसकी मुख्य विचारधारा से जन्म लेती हैं। इनका एक बहुत ही प्रमुख वैचारिक आधार है एकात्म मानववाद, यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया एक ऐसा दर्शन है जो इंसानियत, ग्रामीण विकास और समाज के एक यथार्थवादी मॉडल पर बहुत जोर देता है। ये शासन के केंद्र में इंसान और समाज की भलाई को रखता है। अगर हम इसे समेटे तो 4 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। एक अविभाजित अखंड भारत का विजन, एकात्म मानववाद, हिंदुत्व की वो अवधारणा जो मानती है कि भारत के सभी निवासियों की जड़ें हिंदू हैं, और अंत में भगवा ध्वज के प्रति सर्वोच्च सम्मान। ये 4 पिलर्स ही मिलकर इस संगठन का पूरा वर्ल्ड व्यू तैयार करते हैं और सीधे तौर पर इसके सहयोगी राजनीतिक दलों की नीतियों को आकार देते हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण बताता है कि 1989 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। राजीव गांधी के साथ राजनीतिक बातचीत से इनकार करने के बाद जब संगठन ने राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, तो यहीं से उसने अपने सांस्कृतिक मिशन को भारत की मुख्यधारा की राजनीति के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। और इसीलिए आज ये कोई हैरानी की बात नहीं लगती कि संगठन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक पदों के लिए एक वैचारिक ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका है। आज इसके 55 से ज्यादा बड़े ग्लोबल सहयोगी संगठन हैं। और जरा नामों पर गौर कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अमित शाह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक देश के कई शीर्ष नेता इसी वैचारिक स्कूल से निकले हैं। ये तुलना अपने आप में सब कुछ कह देती है। 1925 में नागपुर के एक छोटे से घर में महज 12 लोगों के साथ शुरू हुआ एक सफर आज एक ऐसी विशाल ग्लोबल पावर हाउस में बदल चुका है जो भारत के पूरे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को दिशा दे